इस समय हम बनारस के राजघाट क्षेत्र में बैठे हैं। अगर राजघाट की बात करें तो बहुत सारे बनारसी इसको शायद से बनारस के आखिरी घाट के भी बारे में जानते होंगे, पर एक चीज़ और है यहाँ पे जो लोगों को दूर दूर से आकर्षित करती है। एक तो वो राजघाट का किला जहाँ पे कृष्णमूर्ति जी का स्कूल है और वसंता कॉलेज है, और साथ ही साथ यहाँ पे हुआ करता था बनारस का सर्व सेवा संघ। सर्व सेवा संघ गांधी जी की स्मृतियों को सजोए हुए आखिरी एक बिल्डिंग नहीं कहेंगे, पर एक ऐसी इमारत थी जहाँ पे गांधीवादी विचारधारा के लोग रहते थे और उनके विचारों को आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इस ध्वस्तीकरण के खिलाफ बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये अगर इनकी बात की जाए, जैसे आप देख रहे हैं चरखा चल रहा है, तो गांधीवादी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फिलॉसफी है, उसकी बात होती है। और हमारे साथ जो हैं इस समय जुड़ी हैं कृष्णा मोहंती जी। कृष्णा मोहंती जी यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर अगर हम शुरुआत करें तो पहले हमारे जो उड़ीसा के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नवकृष्णा जी की सुपुत्री हैं। और आइए हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। कृष्णा जी, आपका स्वागत है जर्नलिस्ट कैफ़े में। तो थोड़ा सा हमें बताइए, आप यहाँ बैठी हैं तो इसके बारे में बताइए, कब आई हैं आप? मैं 11 सितंबर को यहाँ पहुँची हूँ, जिस दिन से हमारा सत्याग्रह शुरू हुआ। वो विनोबा जी के जयंती था और उसी दिन से शुरू हुआ है हमारा सत्याग्रह, और ये 100 दिन तक चलने वाला है। इस सत्याग्रह से क्या हासिल करना चाहती हैं? हासिल का मतलब है कि क्यों यहाँ पे आप बैठे हैं? हासिल क्या होगा पता नहीं, पर ये एक लड़ाई है। अहिंसक सत्याग्रह का मतलब ही अहिंसक लड़ाई है, और ये इस अन्याय के खिलाफ, जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक एक ये से इसको ध्वस्त किया गया, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो है उसको देखने का, उसको कोर्ट तक आके उनका ये सुनने के पहले ही इन लोगों ने इसको तोड़ दिया। और जिस तरह से तोड़ा वो बहुत ही हृदय विदारक था सबके लिए। हम लोग तो इसका पिक्चर ही देख के, वहाँ पर जो आया वीडियो में, उस देख के रोने फुट कर मैं तो रोने लगी, क्योंकि किताबें जिस तरह से बिखरे हुए थे और जैसे बुलडोजर चल रही थी, और जैसे अभी भी याद आने से बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग इसके साथ सिर्फ एक नैतिक, ऐसे नहीं, आध्यात्मिक, नैतिक और कुछ अपना व्यक्तिगत जो इसको कहते हैं भावना से जुड़े हुए थे। जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पर पढ़े, मेरे तीनों बच्चे यहीं RBS के छात्र पढ़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ में दीदी जीजाजी रहते थे। तो ये लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी दे के काम करते थे पूरे। नारायण देसाई शांति सेना के मुख्य थे यहाँ, वही काम करते थे। और विनोबा जी के अपने उनकी अभिलाष से, उनकी इच्छा से ये साधना केंद्र शुरू हुआ था। सर्व सेवा संघ का जो मुख्य ये था, यहाँ पर सही में सब लोग साधक ही रहते थे शुरू में, मैंने जब देखा। और जो आपने कहा कि मेरे पिताजी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 60 को सर्व सेवा संघ के ही अध्यक्ष बने थे, और उनके पहले तो उनके बड़े भाई भी थे। ऐसे सर्व सेवा संघ में शुरू से हमारे सारे परिवार भी जुड़े हुए इसी नीति से चल रहे हैं, चले आ रहे हैं। इसलिए इसके साथ हमारा भावना भी जुड़ा हुआ है। और बाकी जो कई सारे परिवार जो थे यहाँ रहते थे, उनको हटा दिया गया। उनको मतलब जिस
वही कहती हूँ, जो हृदय विदारक पीड़ा है, बच्चों को लेके घर करके रहते थे, उनको जिस तरह से छोड़ना पड़ा, ये बहुत ही दुखदायक था, बहुत ही। पर वो तो अन्याय है, अन्याय तो जो अन्याय करते हैं वो तो कुछ देखते नहीं ना, उन तो मानवता चला जाता है, उनमें से मानविकता तो वो भूल ही जाते हैं। जो करना चाहिए था 2 दिन के बाद ऑर्डर आने वाला था कि क्या सही है, इस पर अधिकार है कि नहीं, ये जानने के पहले ही तो उन्होंने अपना जो करना था कर लिया। ये जो अन्याय हुआ है इसके विरोध में तो लड़ना ही है। कोर्ट में जब गए तो उसका क्या, और मतलब कोर्ट का क्या कहना है अभी तक जो कार्यवाही हुई? वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरह से अगर आपको अरविंद अंजुम जी हैं वो बता सकते हैं यहाँ पर, मुझे उतना डिटेल्स पता नहीं, मैं कहूँगी तो गलत सलत होगा, सही में वो बताएंगे कि सही में क्या कोर्ट का कहना था और कैसे उसको रोका दिया गया था। और तो वो निचले कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि निचले कोर्ट में जो फैसला होगा वो पहले सुनना चाहते थे, तो इसलिए वो कैसे क्या हुआ वो बताएंगे आपको। अरविंद अंजुम जी यहाँ पर हैं। उस दिन की घटना बताइए जब आपको पता लगा कि सर सेवा संघ को गिरा दिया गया है। हाँ, उस दिन तो बहुत ही, वही मैंने कहा ना, हृदय विदारक था वो एकदम। जिस तरह से किताबें लाकर लाद दिए गए थे, फेंक दिए गए थे, और जिस तरह से घरों को तोड़ा जाता था ये सब, और लोगों को खींच खींच के, बुजुर्ग लोगों को भी जो यहाँ बचपन से पले थे, अफलातून देसाई नारायण भाई का छोटे बेटे जो यहाँ पर चलना सीखा और यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ पढ़ा, बाद में वो आके सो गया था, तो उसको तो जिस तरह से खींचा जा रहा था पुलिस लोगों ने उठा के, बाकी लोगों को भी सब जिस तरह से बर्ताव किया गया, ये सब बहुत ही, वो देखकर तो एकदम क्या कहें। बनारस के लोग भी जो हैं वो थोड़ा जागे, समझे, जाने, नहीं है, इतना उम्मीद रखेंगे। शायद बनारस के लोग भूल गए हैं इस जगह का मान। दुख तो यही है दुख यही है कि कुछ तो ब्रेन वॉश किया जाता है, आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ गलत चीज़ें परोसी जाती है, तो गलत चीज़ें बार बार आप कहते जाएं, रटते जाएं, तो वो तो पुरानी हिटलर की वो ये थी कि उसको बार बार रटे तो शायद सच भी झूठ हो जाता है। ऐसे करके कुछ दिनों के लिए शायद वो लोग सफल हो पाएंगे, पर हमेशा नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल थोड़ा निजी है यहाँ पर। आपके पिताजी जो थे उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे। आज के अगर बात की जाए तो आज के जो जनरेशन है उनके घर में या कोई मंत्री भी बन जाता है तो वो इस तरीके के सत्याग्रहों पे नहीं बैठते हैं, और आप एक उनमें से हैं जिन्होंने साल या 1.5 साल पहले आपने अपने पिताजी की लगी मूर्ति हटवा दी थी अंगुल में। हाँ, क्योंकि उनको गलत तरीके से बनाया था। वो एकदम मूर्ति नहीं चाहते थे, वो हमेशा हमें कहते थे कि मेरी मूर्ति बनवाना नहीं, पर हम ये कहे अगर बनवाना है तो सही बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। पर ऐसे गलत तरीके से जो जैसा बिल्कुल है ही नहीं ऐसा एक मूर्ति आप रख देंगे और उसके नीचे लिख देंगे उनका नाम, तो हम थोड़ी उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसका तो प्रतिवाद किए थे हम। एक मेरा इस पे मेरी जो राय है कि अगर हम मूर्ति और इन सारी चीज़ों के बहाने नहीं जानेंगे कि हमारे फोरफादर्स कौन थे, हमारे पहले कौन था, किसने क्या काम किया, तो ये एक इतिहास जो कि आज सबसे बड़ा विडंबना में, सबसे ज़्यादा विडंबना में हमारा इतिहास है कि क्या सही है क्या गलत, अब इस पे सवाल उठाया जा रहा है। वो उनका व्यक्तिगत मत था कि वो अपना प्रचार नहीं चाहते थे। वो ऐसे एक इंसान थे, जब वो मुख्यमंत्री थे काफ़ी सारे उड़ीसा में डेवलपमेंट वर्क, कंस्ट्रक्शन सब हुआ था, पर एक भी जगह उनका नाम नहीं है।
वो जो फलक लिखते हैं ये उनके, वो एक भी में नहीं लिखते थे, कहते थे ये लोगों का है, लोगों के पैसे छुटे, मेरा नाम यहाँ क्यों रहेगा। तो वो वैसे ही थे इंसान जो मानते नहीं थे ये सब, इसलिए कहीं भी नहीं है। हिराकुद जैसा न्याय मुनि के समय बनाया गया, और यूनिवर्सिटी जो OUAT भी उनके समय बना गया, पर वो तो कभी किसी में भी अपना नहीं रखे हैं, नहीं रखते थे। नवाकृष्णा चौधरी एक ऐसा नाम है जो कि बहुत कम सुना गया है। हमें भी बहुत खोजने पे उस चीज़ के बारे में पता चला कि बारे में कुछ कोई नहीं, ना हम लोग प्रचार किए हैं बाद में, उनके जाने के बाद ना हम किए हैं, और वो तो करते ही नहीं थे। ऐसे ही एक इंसान थे वो, उन्होंने कहा कि ऐसा लाखों लोग, करोड़ों लोग काम किए हैं देश के लिए, किन किन का मूर्ति तुम लोग बना के रखोगे, क्या क्या करोगे, ये सब बेकार है। इंसान को पहले अपने को पहचानना चाहिए, और सही पहचानना चाहिए, और सही तरीके से सब होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने छोड़ा, और बस 6 साल कुछ महीने वो थे मुख्यमंत्री, बाकी जिंदगी तो उन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोक शक्ति जागरण के लिए काम किया, और आत्म शक्ति जागरण के लिए भी काम किया। तो दोनों के साथ ये जुड़े हुए, जो साधना केंद्र था इसके साथ जुड़े हुए रहते थे, ज़्यादातर समय यहाँ आके बिताते थे। इसलिए ऐसे इंसान के 6 साल को क्यों मैं याद रखूं कि वो मुख्यमंत्री थे। वो तो बहुत छोटा था, उनके ज़िंदगी के बहुत छोटा हिस्सा था। लेकिन ज़िंदगी के बाकी सब जो काम, वो ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है कि उन्होंने सब त्यागा, सब संपत्ति छोड़ा। दोनों भाइयों ने, गोविंद चौधरी नवकृष्ण चौधरी, दोनों ने अपनी ज़मींदारी की, सब सारी ज़मीन तब उदान में दे दिए। आपकी ज़मींदारी हुआ करती थी? हमारे दादाजी के हुआ करते थे। तो इन दोनों ने जब 21 में 21 में, जब 1921 में छोड़ा, असहयोग आंदोलन में जो योगदान दिया, तब से इन लोगों ने सारे सब छोड़ दी। एक आखिरी परिवार तो बहुत है भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी बने, वो अपना सब सुख संभोग सब छोड़े। तो बाद में भी इन्होंने छोड़ा, सब जमीन जो भी था, जायदाद, वो सब छोड़ दिया। तो एक मेरा आखिरी सवाल, आपने लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अभी तक सार्वजनिक जीवन में दे दी, लेकिन कभी आपने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा, कभी हाउस में आने का नहीं सोचा? वो मेरी कप ऑफ टी नहीं है, वो है नहीं बिल्कुल। इसलिए कोई कभी ऑफर भी किया है तो मैं हंस के उसको एकदम उड़ा दिया कि ये मेरी नहीं है, मैं इसलिए पैदा नहीं हुई हूँ। और मैं पूरी ज़िंदगी तो सामाजिक सेवा में नहीं दी। शादी करके जब गई अपने पति के साथ, वो जहाँ जहाँ नौकरी करते थे, जहाँ जहाँ घूमे देश विदेश में, उनके साथ मुझे घूमना पड़ा, रहना पड़ा। फिर जब किस सर्विस में थे आपके हस्बैंड? वो एक सर्विस नहीं, काफ़ी कुछ थे। वो यूनेस्को के भी एक्सपर्ट थे इंडोनेशिया में, और यूनिसेफ में भी काम किया है। और फिर आके देश में IIMC जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली में, वहाँ प्रोफेसर थे। फिर वहाँ से वहाँ शुरू हुआ, उसका शाखा शुरू हुआ ढेंकानाल उड़ीसा में। तो वहाँ जाके वो रेसिडेंट डायरेक्टर बने, फिर रिटायर किए। और उनके रिटायरमेंट के बाद मेरे माँ शुरू की थी एक हॉस्टल स्कूल, आवासिक। तो वो स्कूल तो बाद में सरकार का हो गया, पर वो छात्रावास जो है, हॉस्टल जो है, वो है हमारे साथ। और बाजीराव छात्रावास, जहाँ पर काफ़ी सारे ये वहाँ के पुरातन छात्र हैं, और काफ़ी सारे आंदोलन वहाँ से शुरू हुई है ऐसे। तो माँ पिताजी दोनों बहुत सारे आंदोलनों में, जन आंदोलन में वो रहते थे हमेशा। मेरी माँ तो उड़ीसा की बहुत वैप्लविक
एक नेत्री थी जो हर काम में आगे आ जाती थी लड़ाई करने के लिए, लड़ाकू थी। कि क्रांतिकारी या लड़ाकू? हाँ वही क्रांतिकारी, उसको लोग लड़ाकू कहते। क्रांतिकारी तो ज़रूर थी। वो आई थी, शांति निकेतन की छात्रा थी, तो शादी करके आई उड़ीसा, तो उड़ीसा की बन गई एकदम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लड़ाकू को बढ़ा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक अलग चीज सुनने को मिली है। गांधी जी तो तूफानी कहते थे उनको, गांधी जी के तूफानी? हाँ, गांधी जी के साथ उन्होंने लड़ा था। जब उड़ीसा में गांधी जी गए, ये हरिजन आंदोलन जो उनका था 1934 में, तो उड़ीसा में उन्होंने सबसे लंबी पद यात्रा की थी हरिजन आंदोलन में। तो तब पहले उनका एक प्रोग्राम बना था, जो कार्यक्रम बना था, उसमें वो ट्रेन में या बस में या ऐसे जाके कई गांव को मिलना था। पर अचानक वो पुरी आके अपना कार्यक्रम बदल दिए। पुरी में जब पंडा लोगों ने उन पर पत्थर फेंका और गांधी जी वापस जाओ नारा दिया, तब वो तो डट के बैठे कि मैं तो वापस जाने वाला नहीं हूँ, पर मैं जो कम दिन रहने वाला था वो भी मैं अब बढ़ाऊंगा। मैं अब पैदल चलूँगा, अब मैं गाड़ी में नहीं जाऊँगा, अब मैं पैदल सफ़र करूँगा इस इलाके में करके उन्होंने अपना जो कार्यक्रम था उसको बदल दिया। तो रूट बदल गया। और जिस इलाके में मेरी माँ काम करती थी, जाके लोगों को कहती थी कि गांधी जी तुम्हारे गांव आएंगे, यहाँ रहेंगे, कई गांव में घूम के, तो वो लोग तैयारी में लग गए थे कि गांधी जी आएंगे अपने गांव में। तो जब वो रूट बदल गया तो मेरी माँ आई झगड़ने गांधी जी के साथ। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं बापू, ये लोग सब कितने निराश हो जाएंगे जब आप नहीं जाएंगे वहाँ, वो लोग तैयारी में लगे हैं तो वो तो एकदम निराश हो जाएंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं लोगों को निराश? तो कहीं तो तूफानी है, तो मेरे साथ लड़ने आई है। तो उनको तूफानी बुलाते थे। मेरी माँ पीसीसी की प्रेसिडेंट थी बाद में 46 में, और फिर ये भी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहली असेंबली भारत की आज़ादी के जी तब तो 46 में जो फॉर्म हुआ था उसमें वो थी, 3 महीने तक अटेंड करती थी हर ये। पर गांधी जी जब बुलाए कि यहाँ नोआखाली में हिम्मत वाली औरतों की ज़रूरत है, तो जो आना चाहे आए, जो अकेली गांव में घुस के काम कर सके, इतनी हिम्मत रखें, ऐसी औरतें मुझे चाहिए आके काम करे। तब मेरी माँ यहाँ से रिजाइन करके गई उनसे। हाँ नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। सर्व सेवा संघ तब कहाँ था? तब कहाँ था? तो गांधी जी के एक आह्वान पे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट छोड़ के यहाँ से इस्तीफा दे के नहीं इस्तीफा दे के गई, क्योंकि तब उनको और किसी ने, तब ठक्कर बापा का नाम सुना होगा आपने, ठक्कर बापा, वो आके कहा कि तू मालती यहाँ क्या कर रही है, बैठती है पीछे के बेंच में जाके बैठती है, और क्यों यहाँ बैठी है? माँ गांधी जी तेरे जैसे औरतें चाह रहे हैं। तब आज उनको बहुत गुस्सा हो गया था, आज गुस्सा नहीं है। तब क्यों नहीं है? तब मेरी माँ कहा सही में मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बापू की ज़रूरत है जब औरतों की, तब तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ से छोड़ के तब बापूजी के साथ वहाँ नोआखाली में घूमा, कुछ महीने वहाँ घूम। तो मैं बहुत छोटी थी। आपके गांधी जी से कोई मुलाकात अगर आपको याद हो? हाँ ज़रूर याद है, ज़रूर याद है।